हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग की जो टॉपिक है द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड आउटब्रेक पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करें कि कैसे फेब्रुवरी रेवोल्यूशन जो पेट्रोगार्ड में हुई उसका आउटब्रेक कैसे हुआ। उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या हमारी टॉपिक थी, उसे एक बार रिकॉल आपको मैं करवा देता हूँ। उसको रिकॉल करवाने के बाद आपको ये टॉपिक समझने में, आज की टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को अगर याद हो तो हमने पढ़ा था द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड का बैकग्राउंड पढ़ा था कि जो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन हुई पेट्रोगार्ड में तो उसका क्या बैकग्राउंड रहा। ठीक है, क्या क्या परेशानी रही जिसके कारण फेब्रुवरी रेवोल्यूशन हुई पेट्रोगार्ड में। तो तो जरा एक बार मैं रिकॉल करवाया तो मैंने बताया था आप लोगों को, प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये चर्चा की थी कि सबसे पहले तो मैं लेआउट ऑफ कैपिटल सिटी बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो पेट्रोगार्ड के बीचों बीच एक रिवर फ्लो करती थी, एक बहती थी, उस रिवर का नाम था रिवर नेवा। ठीक है, उसके राइट बैंक पर वर्कर्स क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थे, ये सारा उसके राइट बैंक पर लोकेटेड थे। लेफ्ट बैंक पर फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग लाइक डूमा, ये सारा लेफ्ट बैंक पर थी रिवर नेवा के। उसके अलावा जो सिटी की सिचुएशन थी पेट्रोगार्ड की, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं रेवोल्यूशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड थी। तो सिटी की सिचुएशन कैसी थी? तो वहाँ पर फूड शॉर्टेज थी, बैड वेदर थी, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बोल सकते हैं पॉइंट बना रेवोल्यूशन के लिए, वो था जो सार वॉज हैविंग अ डिज़ायर टू डिज़ोल्व द डूमा। मतलब सार ऐसा डिज़ायर, इच्छा रखते थे, ऐसी वो सोचते थे कि क्या किया जाए, डूमा को डिज़ोल्व कर दिया जाए। जिससे क्या था, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो खुश नहीं थे। वो बोलते थे कि ये एक तो डूमा है, तो राजा ऐसे रूल कर रहे हैं, अगर डूमा को डिसॉल्व कर देंगे तो एक तरह से राजा ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे। तो इससे पार्लियामेंटेरियंस जितने थे वो खुश नहीं थे। इसके अलावा आगे फिर क्या हुआ, तो जैसे 22 फरवरी को मैंने आपको बताया था कि लॉकआउट हुआ, पूरे फैक्ट्री में ताला लग जाता है, और इसके कारण जितने भी वर्कर्स थे वो स्ट्राइक करने लगते हैं। और इस स्ट्राइक को बहुत सारी वीमेंस ने भी क्या किया, हेड किया, लीड किया, जिसके कारण इस डे को 22 फरवरी को इंटरनेशनल वीमेंस डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मैंने ये बताया कि आज के कैलेंडर में हम लोग क्या बनाते हैं, 8 मार्च को विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने बताया था कि ये इसलिए होता है क्योंकि कैलेंडर के डिफरेंसेस के कारण उस समय जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था और आज है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके कारण ये सारी चेंजेज होती है। तो हम सेलिब्रेट कब करते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे? 8 मार्च को। ये आप याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स रहते हैं, जितने भी एक तरह से बोल सकते हैं प्रोटेस्ट करते लोग रहते हैं, वो सारा नेवेस्की प्रोस्पेक्ट में आ जाते हैं, जो कैपिटल सिटी रहती है किसकी, पेट्रोगार्ड की। इसके अलावा क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स थे वो तो प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं, और साथ में गवर्नमेंट भी उन सारे वर्कर्स पर क्या लगा देता है, कर्फ्यू लगा देता है। और कर्फ्यू लगाने के बाद उन पर डंडे बरसाने लगती हैं, उनको पिटाई चलने लगती है। इसके बाद क्या होती है कि जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स रहते हैं, जितनी भी भीड़ होती है, वो सारा डिसअपियर हो जाती है। और फिर ये सारे लोग क्या होते हैं, 24 और 25 को फिर से आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक दिन का तो रेवोल्यूशन नहीं था ना, इनको फिर से आना था और फिर से विद्रोह करना था। तो ये 24 और 25 को आ जाते हैं। लेकिन ये आने के बाद ऐसा नहीं कि कोई हरकत करते हैं, ये भी चुपचाप एकदम से सारे लोग भीड़ मतलब एक तरह से पूरी की डेमोन्स्ट्रेटर आ गई, पूरी भीड़ आ गई है, लेकिन एक तरह से शांत खड़ी है, ऐसा नहीं कि कोई हरकत कर रही है। और साथ में पुलिस और कैवलरी जो भी है वो भी अपॉइंट किए गए थे इन पर नज़र रखने के लिए, तो वो भी नज़र रखी हुई है। मतलब दोनों तरह से दोनों एक दूसरे की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस भी ये सोच रही है कि डेमोन्स्ट्रेटर कुछ करेंगे, ये सारे लोग कुछ करेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, इन पर कोई एक्शंस लेंगे। तो एक दूसरे पर अभी सब नज़र रखे हुए हैं और खामोश हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे हाउ डिड द रेवोल्यूशन आउटब्रोक, मतलब ये सारी चीज़ें हुई तो रेवोल्यूशन फिर कैसे हुई, मतलब कैसे रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। तो अब जो हम लोग की टॉपिक वही है। तो चलिए अब आपको रिलेट करवाता हूँ, अब जोड़ता हूँ कैसे रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ पेट्रोगार्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑन 25 फरवरी 1917 गवर्नमेंट, इट मीन्स सार, क्या होता है 25 फरवरी 1917 को जो गवर्नमेंट वहाँ की रहती है, कौन गवर्नमेंट में रहती है, सार रहती है ना, सारे ही गवर्नमेंट रहते हैं। तो सार क्या चाहती है, सार डूमा को सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, डूमा को क्या कर देते हैं, सस्पेंड करते हैं। क्यों सस्पेंड करते हैं? तो मैंने बताया था आपको बैकग्राउंड वाले
टॉपिक में कि क्या थे, सार हैविंग डिज़ायर टू डिज़ोल्व द डूमा, मतलब सार की ऐसी सोच रहती कि वो डूमा को डिज़ोल्व कर दे, और वो डूमा को क्या करते हैं, अब डिज़ोल्व कर देते हैं। अब डिज़ोल्व करने से क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस रहते हैं, जितने भी इनके सपोर्टर रहते हैं, वो सारे क्या करने लगते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, ठीक है। अब क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं तो होता क्या है कि पहले जो जितने भी स्ट्राइक वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे या जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, वो एक तरह से उनको किसी का सपोर्ट नहीं था, मतलब कोई भी पॉलिटिशियंस उनको लीड नहीं कर रहे थे, ये अकेले थे अपने, सभी भीड़ एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजा मान गया तो मान गया इस तरह से। लेकिन अब इनको किनका सपोर्ट मिलेगा, इनको पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिलेगा, जितने भी डूमा, जिनको डूमा सस्पेंड कर दिया तो उनके पॉलिटिशियंस जो हैं उनका सपोर्ट किनको मिलना शुरू हो जाएगा, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जितने भी एक प्रोटेस्ट करने वाले वर्कर्स हैं। तो अब ये जो एक तरह से बोल सकते हैं, ये जितने भी प्रोटेस्ट है वो और तेज़ हो जाएगी, और एक तरह से कैसे अब रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होती है, कैसे आउटब्रेक होता है वो समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न ऑन द स्ट्रीट ऑन 26। तो सारे डेमोन्स्ट्रेटर 26 को क्या होते हैं, फिर से रिटर्न होते हैं। तो अब आगे क्या होता है कि ऑन 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड वेजेज बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी। देखिए 27 को क्या होता है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया जाता है और वहाँ से हथियार वगैरह लूट लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स जितने भी रहते हैं। और इसके अलावा फिर प्रोटेस्ट किन चीज़ों की होती रहती है, तो मैंने बताया था कि एक कोर एजेंडा था वर्कर्स का। बेसिकली क्या था कि सबसे पहले तो वो खाने की मांग कर रहे थे कि जो क्या होनी चाहिए, ब्रेड, प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड, मतलब खाने की जो कमी है उसे क्या करना, गवर्नमेंट फुलफिल करे। वेजेज में सुधार होनी चाहिए, ठीक है, जो वेजेज उनको मिल रहे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें। बेटर आवर्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो वर्किंग आवर्स है जो 16-16 घंटे है उसमें सुधार होनी चाहिए। और बेसिकली इन सारी चीज़ों का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो ऑटोक्रेटिक रूल है राजा का वो खत्म होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको अधिकार मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रही है, क्या हो रही है उल्टा, यहाँ तो राजा तो डूमा भी डिसॉल्व कर दे रहे हैं। तो इस तरह से लोग परेशान थे, और इसकी क्रम में क्या हुआ, लोगों ने, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, वो सब क्या करते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से लूट लेते हैं सारा हथियार वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग, ये सारी चीज़ें हो रही थी तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट कोई ऐसी ऑर्डर नहीं दी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो देखिए गवर्नमेंट कॉल्ड द कैवेलरी टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कैवेलरी, इट मीन्स कि जो पुलिस थी उसे क्या ऑर्डर दिया कि जाओ और सिचुएशन है सिटी का उसे कंट्रोल करो, परेशानी है उसे खत्म करो। लेकिन क्या होता है, बट द कैवेलरी रिफ्यूज टू द फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। लेकिन कैवेलरी बोलती है कि नहीं, मैं क्या करूँगा, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं उस पर फायर नहीं करूँगा। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, मतलब राजा ने ऑर्डर दिया पुलिस को या कैवेलरी को, और कैवेलरी बोल रही है कि मैं जाऊंगा, मैं फायर ही नहीं करूंगा, इट मीन्स कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटर्स को मैं नहीं हटाने जाऊंगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से ये म्यूटनी हो गई ना। यहाँ पर मैंने आगे लिखा म्यूटनी, मतलब कि बोल सकते हैं सिपाही विद्रोह, क्लास 8 में आपने पढ़ा था, ठीक है, जो सैन्य विद्रोह होते हैं ना उसको बोला जाता है म्यूटनी, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, वाई, तो देखिए आप अगर रिलेट करेंगे इसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रही थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आर्मी थी वो भी राजा की एक्टिविटीज से एकदम नाखुश थी, वो भी वॉर नहीं लड़ना चाह रही थी क्योंकि राजा उनकी बात को ही नहीं मान रहे थे। राजा अपने हिसाब से जो हो रही थी वो डिसीजन दे रहे थे, जो कर रहे थे, तो जो आर्मी थी वो भी खुश नहीं थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो गया कि सैन्य विद्रोह भी देखने को मिला। जितने भी बोल सकते हैं, जितने भी आर्मी थी, जितने भी पुलिस थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि जाओ गोली चलाओ, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूं। तो एक तरह से ये क्या हुई, म्यूटनी भी हो गई। मतलब अभी तक ने हमने देखा कि वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब क्या हो गया, अब विद्रोह कौन कर दी, अब सेना ने भी विद्रोह कर दी, ठीक है। तो आर्मी भी विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह को क्या कहलाया, ये सारा म्यूटनी कहलाया, ठीक है। तो ये म्यूटनी कहलाया। तो ये सारी सिचुएशन हो गई। तो अब क्या होता है, तो सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर, मतलब सोल्जर मीन्स कि जितने भी सोल्जर्स थे, और स्ट्राइकिंग वर्कर्स मतलब जितने भी वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन दोनों ने मिलकर क्या किया, उन दोनों ने मिलकर सोवियत और काउंसिल की फॉर्मेशन की। काउंसिल सोवियत और काउंसिल की क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, और इसे क्या कहा गया, पेट्रोग्राड सोवियत बोला गया, ठीक है। अब पेट्रोग्राड सोवियत क्या है, तो जैसे कि ये जितने भी काउंसिल बनी थी, एक मतलब कि एक बोल सकते समूह बनी थी ना,
सोल्जर और स्ट्राइकिंग वर्कर्स की एक समूह बनी थी, एक गुट बनी थी, उसे वो कहाँ बनी थी? पेट्रोग्राड में बनी थी, इसीलिए इसको क्या बोला गया? पेट्रोग्राड सोवियत बोला गया है, जो कि अब सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिए थे। अभी आगे क्या होता है कि ये दोनों पेट्रोग्राड सोवियत में जो एक बोल सकते हैं स्ट्राइकिंग वर्कर्स और सोल्जर्स, ये सब जो काउंसिल बनाए थे, ये सारे डेलीगेशन कहाँ पहुँचते हैं? ए डेलीगेशन वेंट टू सार। ये सारा डेलीगेशन कहाँ जाते हैं? सार के पास जाते हैं। अब देखिए ये सभी पहुँचते क्यों? क्योंकि राजा की जो एक तरह से जो ऑटोक्रेटिक रूल थी उसे खत्म किया जाए और राजा को एक तरह से बोला जाए कि आप जो हो रही है उसे आप बहुत हो गया, वो सारा आप खत्म करना है। तो अब ये सब पहुंचते ही हैं, तो इतने में क्या होता है कि सार की जो मिलिट्री कमांडर होते हैं, सार मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो जो सार के मिलिट्री कमांडर होते हैं वो क्या उनको एडवाइज करते कि अब बहुत हो गया, अब ये सब मानने वाले नहीं हैं, बहुत अति हो गया है, अब आप क्या कीजिए, आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप एब्डिकेट कर दीजिए। ठीक है, एब्डिकेट कर दीजिए, बहुत आप कर लिए, जितना रूल हुआ वो किए, अब आपको क्या करना है होगा? एब्डिकेट करना होगा। तो अब क्या करेंगे? राजा ही एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। ठीक है, तो 2 मार्च को राजा क्या करते हैं? एब्डिकेट कर देते हैं, और इसी के साथ वहाँ पर जो एक मोनार्कियल रूल था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ तक अब समझ में आ गया है। अब आगे क्या होता है कि आफ्टर द सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो देखिए सोवियत लीडर में कौन कौन थे? कौन? पेट्रोग्राड सोवियत कौन बनाया था? याद है ना, मैंने आपको अभी बताया है। पेट्रोग्राड सोवियत में इट मीन्स कि जो आर्मी थे, और आर्मी और इसके अलावा स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ये सब मिलके पेट्रोग्राड सोवियत बनाए थे। तो सोवियत लीडर और जितने भी डूमा के लीडर्स थे, जितने भी पुराने डूमा के लीडर्स थे, वो सभी मिलकर क्या बनाते कि उस समय तो अभी गवर्नमेंट चाहिए ना तत्काल के लिए चलाने के लिए, तो उस समय के सिचुएशन को देखते हुए डूमा के लीडर्स और सोवियत के लीडर्स मिलकर क्या होता है? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट बनाते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। और साथ में क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और बेसिकली जो वहाँ पर जो सिचुएशन रखी जाती है वो क्या रखी जाती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट कर लिया जाता है। मतलब कि जितने भी 18+ होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी है, नन प्रॉपर्टीज है, सभी को वोटिंग का अधिकार होगा। आपको पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जो सबको वोटिंग का अधिकार होगा, जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है उस कंट्री के या वहाँ के। तो इनको क्या मिला है? वहाँ पे सभी को वोटिंग का अधिकार मिल गया। और बेसिकली इसका क्रक्स क्या हुआ? मतलब इन सारी चीज़ों का एक बोल सकते हैं कि क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या हुआ? तो फाइनली फेब्रुवरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्की। और इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन का एक रिजल्ट क्या हुआ, तो फाइनली फेब्रुवरी रेवोल्यूशन से क्या हुआ? मोनार्की खत्म हो गई। कहाँ से? रशिया से। तो ब्रॉट डाउन हो गई रशिया में क्या? मोनार्कियल रूल जो थी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो हम लोगों की है कि जो अब एक और रेवोल्यूशन होने वाली है, कौन सी? तो अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो अब आपको देखना है कि फेब्रुवरी रेवोल्यूशन होने के बाद तो सब चीज़ ठीक हो गई, तो फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों हुई? ठीक है ना। तो आपको फेब्रुवरी रेवोल्यूशन से लेकर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बीच में क्या ऐसी परेशानी हुई जिसके कारण अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की वही है, आफ्टर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। तो उसमें हम बेसिकली यही समझेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के लिए एक बैकग्राउंड क्या था जिससे अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे।